हाउ आर यू गाइस। तो आज हम लोग गाइस बायोलॉजी का जो अपना चैप्टर नंबर 5 है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 आज हम पढ़ रहे हैं। गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। कुछ चीजें तो ऐसी है जो कि आपने साइंस 2 ऑलरेडी आपने पढ़ा है क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th के साइंस 2 में चैप्टर नंबर 1 में आपने ऑलरेडी जो चीजों को पढ़ा है वही चीजें आज आपको पढ़नी है। एविडेंसेस के बारे में, ह्यूमन इवोल्यूशन है, तो ये सारे टॉपिक तो क्लास 10th से मिल जाएंगे। तो बहुत ही मजा आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारी चीजों के बारे में। कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा भी लगेगा देख के और उन्हें पढ़ के। ठीक है गाइस, थोड़ा सा आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, आराम से बस बैठ के सिर्फ आपको सुनना है वीडियो को, और कॉन्सेप्ट जो है ना मेन टॉपिक उनको बस कहीं ना कहीं आपको नोट कर लेना है बस, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और आप अपने से भी खुद से भी लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस साइंटिफिक वर्ड्स जरूर यूज करना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। तो आप देख रहे हो गाइस न्यू इंडियन एरा। गाइस अपने इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करो, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग को नोट्स मिल जाएगी, आप ले सकते हो। जो नोट्स होंगे वो बेस्ट एंड हैंड रिटन होंगी, डोंट वरी। बट आज जो गाइस अपनी नोट्स रहेंगी वो टाइप्ड नोट्स हैं, जिससे क्योंकि आज पूरा थियोरेटिकल है और बहुत मजा आएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने में, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना और सभी को शेयर जरूर करना। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखो, तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी ऑलरेडी। आज हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में, मतलब कैसे अपना इवोल्यूशन हुआ विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स और जेनेटिक मटेरियल्स, इन सभी से किस तरीके से अपने बॉडी का इवोल्यूशन हुआ। बस गाइस यही टॉपिक पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, और बाकी सारे टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो, तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि यहाँ पे किस तरीके से हम इवॉल्व हुए, किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हमको पढ़ना है। मतलब देखो मैकेनिज्म में हम क्या बात करते हैं, देखो जैसे कि मान लो ये एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल है, इस पूरे के पूरे इंडिविजुअल का ही इवोल्यूशन नहीं होना। यहाँ पे हम सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं। मतलब देखो, अगर मान लो सिंगल इंडिविजुअल है, देखो यहाँ पे मैकेनिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा रहेगा। देखो अगर मान लो ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो इसमें हम किसी सिंगल इंडिविजुअल के इवोल्यूशन की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, किसी इंडिविजुअल पर्सन की इवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे हम। पूरे के पूरे यहाँ पे पॉपुलेशन ही अपनी इवॉल्व हो, उसके इवोल्यूशन की बात करते हैं, समझा कि नहीं। मतलब सिंगल पर्सन की हम बात नहीं करते। मतलब देखो पूरे पॉपुलेशन में 100 लोग हैं और 100 लोग में से कोई एक इवॉल्व हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैकेनिज्म नहीं होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एग्जांपल वो नहीं है। बट अगर कोई वहीं पे पूरा का पूरा पॉपुलेशन ही इवॉल्व हो रहा हो तो फिर वो मैकेनिज्म है अच्छा खासा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। इसमें मैंने फ्लो चार्ट बना दी जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि इतने टाइप है इसके। तो देखो मैकेनिज्म में पहला टाइप है म्यूटेशन, जिसके बारे में आपको पता है। जीन रिकॉम्बिनेशन इसके पहले की वीडियो में बताया था। जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट भी मैंने बताया है। बस आज आपको नेचुरल सिलेक्शन पढ़ना है, बट ये भी मैंने बताया है। और आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन आपने 10th में पढ़ा था, और आइसोलेशन भी आपने इसके पहले की वीडियो में देखा ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइस हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। बस आज हम लोग को ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है। टेंशन मतलब मैं इन पॉइंट्स को भी बताऊंगा, आपको कोई चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में, मतलब जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ को, या उसके इवोल्यूशन को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि हम इंडिविजुअल मेंबर्स को हम यहाँ पे मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम यहाँ पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन का ग्रोथ हो उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब कोई पॉपुलेशन में अगर एक सिंगल इंडिविजुअल का यहाँ पे हो रहा है अगर कोई इवोल्यूशन, तो उससे ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ पे किसकी देखते हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही इवॉल्व होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ अपने पास कॉन्सेप्ट है, लाइक म्यूटेशन हो गया, फिर उसके बाद जीन रिकॉम्बिनेशन है, जीन फ्लो है जिसे हम माइग्रेशन भी कहते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, आइसोलेशन है। इनके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को, इन सारे टॉपिक्स के थ्रू। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं इन सारे टॉपिक्स को, और इसी से हम समझेंगे कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे आएंगे। हम सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं करने वाले, हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, और जितने भी यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ ये सबके सब पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है म्यूटेशन। हमने ऑलरेडी गाइस 10th में पढ़ा था। म्यूटेशन मींस क्या होता है, सडन चेंज ऑकरिंग इन जीन्स। सडन चेंजेस क्या होता है,
सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन्स, ठीक है, मतलब जीन्स में जो सडन चेंजेस होते हैं और उसके वजह से जो इंडिविजुअल होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब म्यूटेशन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी में क्या होता है, चेंजेस आता है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। इस बात को आपको फोकस रखना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और जीन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, तो ऑलरेडी गाइज आपने जीन रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है, कब पढ़ा है, देखो मैं बताता हूं, जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी और हमने पढ़ा था कि जब उसमें गाइस जो गैमेट्स होते हैं, तो गैमेट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब कंबाइन होते हैं तो उस टाइम पे मेल का जीन एंड फीमेल का जीन्स, मतलब गैमेट्स के थ्रू जो मेल एंड फीमेल है उनके जो जीन्स थे वो क्या होते हैं, वो एक साथ कंबाइन होकर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं न्यू न्यू जीन्स। मतलब देखो यहां से कोई जीन्स आएगा, यहां से कोई जीन्स आएगा, दोनों कंबाइन होकर न्यू जीन्स बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। समझा कि नहीं अच्छे से। तो जीन रिकॉम्बिनेशन कब होता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कब होता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन हमारा कोई भी जो अलील्स जिन्हें हम जीन्स कहते हैं वो एक साथ आते हैं, या फिर कोई गैमेट्स हम में यानी हम ह्यूमन बींग्स में हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक साथ कंबाइन होते हैं। आपको मे भी पता भी होगा मियोसिस का क्रॉसिंग ओवर जो कि पैचिटिन फेज में होता है, ठीक है, तो ये शायद आपको याद भी रहे, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हुआ करता है। इसी की वजह से हमारे बॉडी में क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, हमारे बॉडी में क्या आते हैं, वेरिएशंस। और ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में नहीं होता है, ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन में यानी कि पूरे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन में होता है, चाहे कोई भी रहने दो, पूरा एनिमल्स की पॉपुलेशन में होता है, सब में होता है। नहीं तो हम सब एक साथ एक जैसे नहीं दिखने लगेंगे अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना हो, तो हम सब एक साथ एक जैसे दिखने लगेंगे, सिमिलर टाइप में। इसीलिए यहाँ पे जीन रिकॉम्बिनेशन भी क्या करता है, ये मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन होता है उसका। उसी तरीके से गाइस हम पढ़ेंगे जीन फ्लो के बारे में। किसके बारे में, जीन फ्लो। एग्जैक्टली भाई जीन फ्लो होता क्या है, देखो कभी भी कोई भी इंटरब्रीडिंग, हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, इंटरब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कोई भी एक पॉपुलेशन है और यहाँ पे बहुत सारे मतलब मेंबर्स हैं, मेल फीमेल, तो ये जो मेटिंग करते हैं ना, मेटिंग मतलब कॉम्बिनेशन या कॉपुलेशन, आप समझ लो, कॉपुलेशन का मतलब तो आप जानते ही रहोगे या फिर गूगल कर लो समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो अंदर मेंबर्स हैं वो सिमिलर, मतलब एक ही पॉपुलेशन का मेल एक ही पॉपुलेशन का फीमेल, एक साथ दोनों जब ब्रीडिंग मतलब जो भी एक साथ मेटिंग करके जो इनका रिजल्ट होता है, जो चाइल्ड आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरब्रीड कहते हैं। मतलब एक साथ ही उनकी ब्रीडिंग होती है, एक साथ इंटरब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो उस टाइम पे जो भी जीन्स का फ्लो होता है, मतलब यहां से वहां पे जो भी जीन्स का फ्लो होता है, मतलब इससे जीन्स इसमें जाएगा, इसमें से जीन्स इसमें आएगा, फिर आगे की जनरेशन बनेगी तो उसमें जीन्स जो आगे फ्लो हुआ, तो ऐसे वाले फ्लो को हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से भी हो सकता है, लाइक ई माइग्रेशन के थ्रू भी और ई माइग्रेशन के थ्रू। फिलहाल दोनों को सेम पढ़ते हैं बट मीनिंग अलग अलग है। देखो ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन समझना, जीन फ्लो कैसे होता है यहाँ पे समझ लो अच्छे से। देखो पहली बात तो ये एक मान लो पॉपुलेशन है और ये दूसरी पॉपुलेशन है, ओके, यहाँ पे भी मेंबर है, यहाँ पर भी मेंबर है, बट कोई एक ऐसा इंसान सपोज इसको मेटिंग करनी है तो ये पहले अपने लोगों के साथ ही मेटिंग किया करता था, बट अब ये अपने लोगों को छोड़ के चला जाएगा और दूसरे वाले पॉपुलेशन की दूसरी कंट्री में, और वहां पे जाके मेटिंग करेगा और न्यू न्यू इंटरब्रीड्स बनाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉपुलेशन का जो जीन्स है यहाँ पे जाके फ्लो हो गया, समझा, तो इसे जीन फ्लो कहते हैं। ई माइग्रेशन क्या होता है कि जब कभी भी कोई एक पॉपुलेशन को छोड़ के कोई एक इंडिविजुअल दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ई माइग्रेशन। बट व्हाट अबाउट दैट वन, आई वाला ई माइग्रेशन, इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी इंडिविजुअल पॉपुलेशन ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है या फिर इवॉल्व करती है दूसरे के दूसरे पॉपुलेशन में, तो इसे हम ई माइग्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों में आपको मीनिंग समझ के रखना अच्छे से। तो इस तरीके से जीन का फ्लो होता है, मतलब जब हम मेटिंग डिफरेंट लोगों से करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, जीन फ्लो हमारी इस तरीके से होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी मतलब मान लो ये पूरा पॉपुलेशन है, तो देखो पहले मान लो कि पूरा एक सिंगल इंडिविजुअल में इवोल्यूशन हो रहा था, बट कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में जितनी भी पॉपुलेशन है उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में ही क्या हो जाए, चेंजेस आ जाए ड्यू टू अलील। ये अलीट नहीं है, रॉन्ग लिखा है आपके बुक में,
अलील है ये, ठीक है। तो पूरे के पूरे अलील की वजह से जो भी जीन्स है उनमें जो चेंजेस आते हैं वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन में ही अचानक से एक्सीडेंटली कोई ना कोई चेंज हो जाए, मतलब कि कोई बाढ़ आ जाए, जैसे कि अभी देखो कोरोना का पेंडेमिक है, ठीक है। तो कोरोना के पेंडेमिक की वजह से पूरी की पूरी ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन में क्या हो जाए, कुछ ना कुछ चेंज आ जाए, जैसे बॉडी में कोई चेंज आ जाए, रैशेस आ जाए दुनिया के एक एक इंसान के ऊपर जिसको भी कोरोना पकड़े, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, मतलब कि ड्यू टू सम एक्सीडेंटल कंडीशंस, एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से जो भी जीन्स में पूरी अक्खी पॉपुलेशन में जो चेंज आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और इसे सबसे पहली बार सीवॉल राइट इन्होंने प्रपोज किया था, इसीलिए इसे हम सीवॉल राइट इफेक्ट भी कहा करते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो आपको समझ गई है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अब हमको पढ़ना है। भाई एग्जैक्टली नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये एक ऐसा सिलेक्शन है जिसे नेचर क्या करता हो, नेचर जिसे अपने पास सिलेक्ट करता हो और दुनिया में उसे सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी देता हो, और इसी की वजह से हमारे अंदर डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होता है। चलो इसको समझते थोड़ा सा क्या होता है सारी चीजें। मान लो एक ये पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसको नेचर कैसे सिलेक्ट करेगा आपको समझना है। एक बहुत ही मतलब बड़ा सा और मोटा सा इंसान है, ठीक है, एक बड़ा है और मोटा इंसान है। एक इंसान है जो कि मस्त अच्छा खासा फिट है, ठीक है, कैसा है वो, अच्छे से मतलब एक अच्छा इंसान जो फिट है, और एक ऐसा इंसान जो बहुत ही दुबला पतला ऐसा इंसान है, ठीक है। तो इनमें से नेचर किसे सिलेक्ट करेगा आपको अच्छे से समझना है, मतलब इसी कंडीशन को हम हर वक्त लेंगे। तो अभी इसमें से नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगा वो हमको देखना है। नेचर किसे सिलेक्ट करेगा, कौन से इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगा। नेचर कभी भी पॉपुलेशन की बात नहीं होती, यहाँ पे नेचर में हमेशा इंडिविजुअल्स की बात होती है, जो भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स है। मान लो 100 पॉपुलेशन वाला एक 100 मेंबर्स वाला 100 इंडिविजुअल्स वाला एक पॉपुलेशन है, उसमें से 50 लोगों को नेचर सिलेक्ट करेगा, 50 को डिस सिलेक्ट करेगा, या 90 लोगों को सिलेक्ट कर ले, 10 को डिस सिलेक्ट कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से इसी बेसिस पे गाइस जो अपने पास नेचुरल सिलेक्शन है इसके कुछ टाइप्स है, ठीक है, 3 से 4 टाइप है, 3 टाइप से तीनों टाइप को आपको याद रखना है। एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछेगा विद द ग्राफ, ग्राफ के साथ आपको बनाना है। डरो मत इस ग्राफ को देख के, इतना आसान तरीके से बताऊंगा ना कि ग्राफ आपको यूं समझ जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को हम दूसरे नाम से यानी बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। याद रखो, इन नामों को याद रखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या फिर बैलेंसिंग सिलेक्शन, आखिर इनमें होता क्या है तो आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्टेबलाइज मतलब क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में या तो भाई जीनोटाइपिक चेंज होता है, जीनोटाइपिक मींस जीन्स में जो चेंजेस आते हैं, और या तो फिर फिनोटाइपिक चेंजेस होता है। कौन से चेंजेस होते हैं, फिनोटाइपिकली चेंजेस। तो फिनोटाइप जो चेंज होता है, फिनोटाइप वाला चेंज हमारी बॉडी में हमको दिखता है, हम उसे देख सकते हैं, बाहर की स्ट्रक्चर्स में समझ में आ जाता है। तो कोई अगर इंसान मोटा है तो उसका कौन सा कैरेक्टर है, वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। कोई मीडियम है और या फिर कोई पतला है तो वो उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। तो जो अपना यहाँ पे स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म है या फिर स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें क्या होता है फोकस कि हम फिनोटाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं और फिनोटाइपिक एक्सट्रीम के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं लोगों को। इसमें क्या होता है कि कभी भी ना तो हम ज्यादा मोटे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, नेचर जो होता है सिलेक्ट करता है, और ना ही ज्यादा पतले लोगों को सिलेक्ट करता है। ये इंटरमीडिएट लोगों को सिलेक्ट करता है, मतलब जो एकदम फिट है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, ऐसे लोगों को यहाँ पे क्या होता है अपना जो नेचर उसे सिलेक्ट करता है ऐसे वाले सिलेक्शन मेथड में, ठीक है। यानी सिलेक्शन अगेंस्ट द बोथ एक्सट्रीम्स, यानी ना तो ज्यादा मोटा चाहिए एक्सट्रीम वाला, ना ज्यादा एकदम पतला एक्सट्रीम चाहिए, मतलब पॉपुलेशन जो अपनी परफेक्ट मिडल वाली होनी चाहिए, मिडल में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, ना मतलब ना तो ज्यादा ओवर वेट वाले को ना तो ज्यादा अंडर वेट वाले को, हम यहाँ पे जो मिडल है इंटरमीडिएट वेट है उसे हम ऐसे इन्फेंट को सिलेक्ट करते हैं। और गाइज आपको बता दूं कि अगर हम मिडल वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा वेरिएशंस भी नहीं होगा, मतलब ना तो अपनी पॉपुलेशन में ज्यादा मोटे लोग होंगे और ना ज्यादा पतले लोग होंगे, मिडल वाले लोग रहेंगे। तो इसीलिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन से हमारा जो वेरिएशंस होता है ये रिड्यूस होता है। तो एमसीक्यू पॉइंट के लिए इसे अच्छे से याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन यानी बैलेंसिंग सिलेक्शन, जिसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे पॉपुलेशन में जो नेचर होता है एकदम फिट वाले इंसान को सिलेक्ट करता है, ना ज्यादा एकदम मोटे, फिनोटाइपिकली के ऊपर डिपेंड करता है, फिनोटाइप्स के ऊपर ना कि जीनोटाइप्स के ऊपर। तो एकदम ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, ठीक है, मतलब जो फिजिकली फिट है, फिनोटाइपिकली जो फिट है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कैरेक्टर को वैल्यू देते हैं। कैरेक्टर मतलब क्या कि जो बाहर से कैरेक्टर दिखता है उसको हम यहाँ पे नेचर अपना वैल्यू देता है फॉर द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में क्या होना, फ्लो होना।
यानी कि इसमें देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, देखो इसके पहले वाले में क्या था कि हम ना ज्यादा मोटों को पकड़ेंगे ना ज्यादा पतलों को पकड़ेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, नेचर जिसे चाहेगा उसे सिलेक्ट करेगा और एक ही बार में वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को छोड़ देगा और न्यू पॉपुलेशन को अडॉप्ट कर लेगा। यानी कि अगर सपोज दैट कि उसे क्या करना है, पतले लोगों को सिलेक्ट करना है, तो वो एकदम पतले लोगों को ही सिर्फ सिलेक्ट करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द मिडल और जो भी मोटे लोग उनको छोड़ देगा। समझा कि नहीं, उनको लीव कर देगा, उनका पेरिश कर देगा। पेरिश मींस एलिमिनेट कर देगा, समझा कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, उसको एलिमिनेट कर लिया जाता है, जो कि मतलब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो नेचुरल सिलेक्शन है ना, इसके लिए नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये उस एक्सट्रीम को क्या करता है, डिससिलेक्ट कर देता है या फिर रिमूव कर देता है जो एकदम डिफरेंट हो, ठीक है। और यहाँ पे ये होमोजाइगस लोगों को क्या करता है, ये मतलब सिलेक्शन करता है, और होमोजाइगस रेसेसिव को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। मतलब देखो हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में कि होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं और रेसेसिव होते हैं। ये पूरे की पूरे रेसेसिव वाले को ही एलिमिनेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। मतलब डायरेक्शनल सिलेक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि इसमें एक सिंगल डायरेक्शन में सिलेक्शन होता है। मतलब क्या कि एक ही डायरेक्शन में सिलेक्शन होगा। मतलब दो पॉपुलेशन है, अगर मतलब एक ही मान लो पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में एक पतले इंसान एक मोटे इंसान रहते हैं, और अगर नेचर को मोटे इंसानों को सिलेक्ट करना है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो वो उसे सिलेक्ट कर लेगा और रेस्ट ऑफ दी पतले लोगों को पेरिश कर देगा, खत्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। यानी बाय डायरेक्शनल है, दूसरों को भाव देता ही नहीं है, सीधे मोटे लोगों को पकड़ना तो मोटे को ही पकड़ेगा। समझा क्या? फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप समझ रहे हो ना, वही बता रहा हूं मैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक डायरेक्शन में ही सिलेक्शन होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हो गया या फिर डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, इसके बारे में और इसके बारे में भी हमने इसके पहले की वीडियो में अच्छे से बात की थी। ओके, तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है, तो गाइस डिसरप्टिव में क्या होता है कि देखो मतलब ना तो ज्यादा यहाँ पे देखो मतलब क्या होता है ना कि हम एकदम मोटों को पतलों को दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, बट मिडल वाले को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। मतलब जो अपना नेचर है उसे सिलेक्ट नहीं करेगा। यानी कि जो एक्सट्रीम फिनोटाइप रहेगा ना, इंटरमीडिएट वाला, कौन सा, इंटरमीडिएट वाला, उसे हम क्या करेंगे, डिससिलेक्ट कर देंगे, उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, और बाकी सभी को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। आपको ऐसा लगता है क्या कि कभी नेचर ऐसा करेगा कि मतलब जो फिट है उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, उसको मार डालेगा, और जो मोटा पतला है उसे छोड़ देगा, उसे मतलब अपने पास रखेगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए ये सिलेक्शन बहुत ही रेयर केस होता है। मतलब जब कभी प्रॉब्लम ही भाई आ जाए तभी ऐसा केस होता है। मतलब कि क्या है, यहाँ पे हमेशा जो फिट है उसी को नेचर सर्वाइव करता है, ऐसा डार्विन ने बताया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मतलब मोटो और पतलों को जल्दी सिलेक्टेड नहीं होता है, तो ये बहुत ही रेयर केस है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में। ओके, इवोल्यूशन के टाइम पे। तो इन कंडीशंस को आपको समझ के रखना है गाइस। ये थे तीनों टाइप, आपको याद रखना है। किसके टाइप थे ये थे नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे दो टॉपिक को यहाँ पे। पहला है आइसोलेशन, दूसरा है स्पेसिएशन। दोनों टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत ही चिंदी भी है, समझ लेते हैं इनके बारे में होता क्या है। आइसोलेशन में क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से। मान लो कोई अगर आपके सामने पॉपुलेशन है, आइसोलेशन मतलब आइसोलेट होना, लीव करना, छोड़ देना किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छे से। आइसोलेशन में क्या होता है कि मान लो कोई पॉपुलेशन है, उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं। तो ये इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, मान लो कोई एक सिंगल इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, तो ये क्या करेगा, अब इनके अंदर इंटरब्रीडिंग करेगा, ये खुद में इंटरब्रीडिंग करेगा और ये सामने वाले में अपने जीन्स को ट्रांसफर करेगा। मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो सब यूनिट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। जो भी सिंगल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन रहेगी वो खुद में अपने आप को सब यूनिट्स में डिवाइड करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर सारे इंडिविजुअल्स अपने आप को डिवाइड करने लगे तो और कुछ कुछ अपनों को डिवाइड नहीं किया, ठीक है, तो एक ही पॉपुलेशन के अंदर दो दो आइसोलेशन हो जाएगा। एक कौन सा बन जाएगा, जिसने डिवाइड किया और एक ने नॉट डिवाइड करने वाला, एक ने डिवाइड करने वाला, एक ना डिवाइड करने वाला। इस तरीके में खुद में ही आइसोलेशन हो जाएगा। यानी कि है तो दोनों इंटरब्रीड, एक ही पॉपुलेशन के ब्रीड है, दूसरे से ये एक ही पॉपुलेशन के अंदर है। ह्यूमन बीइंग, देखो जब कभी भी पॉपुलेशन की बात करूं तो आपको समझना है कि ह्यूमन बीइंग्स या फिर एक एनिमल की पॉपुलेशन या फिर एक हॉर्स वाली पॉपुलेशन या फिर एक गधे वाली यानी डोंकी की पॉपुलेशन, ठीक है, तो ऐसा होता है, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स अगर मान लो इसी में क्या हो रहा है, अगर ये अपने पॉपुलेशन को छोड़ दे, इन्हीं में एक क्या करे, इंडिविजुअल मेटिंग, दोनों तो इंटरब्रीड ही है, दोनों ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, बट अब इन्होंने क्या कर दिया, अपने सब यूनिट्स बनाने लगे। ये अपने आप कुछ इंडिविजुअल्स अपने आप को डिफरेंट बताने लगे और दूसरों से मेटिंग करने लगे। तो उसके वजह से जो नई यहाँ पे न्यू पॉपुलेशन फॉर्म होगी तो हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन आइसोलेशन की वजह से फॉर्म हो रही है। समझ गया, इसे हम कहते हैं आइसोलेशन। ओके, और ये नॉन कंटिन्यूअस होता है, इसे आपको याद रखना, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा होगा ही। ठीक है, चलो स्पेसिएशन क्या होता है। एग्जाम में 3 मार्क्स को 2018 के पेपर में आया था गाइस, क्लास 10th में साइंस 2 के। स्पेसिएशन समझ लो क्या होता है। देखो मान लो ये एक पॉपुलेशन है,
इसमें से बहुत सारे लोग रहते हैं इस पॉपुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ज्योग्राफिकल कंडीशंस बेकार हो गई, यानी कि रिवर्स नहीं है यहाँ पे, रेनिंग नहीं होती है यहाँ पे, फूड शेल्टर प्रेजेंट नहीं है, कुछ समथिंग मतलब ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, जैसे रिवर है, माउंटेन, डेजर्ट, सी, इन सब की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट कर देते हैं कुछ पॉपुलेशन वाले, और वो छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, और वो खुद में क्या होते हैं, इवॉल्व करते हैं। वहां पे सामने वाले जो पॉपुलेशन में जाएंगे वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से ये अपने आप को ढाल लेती हैं, जो पॉपुलेशन माइग्रेट करेगा, ठीक है, और वहां भी इंटरब्रीड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो आके दूसरों से ब्रीड करेंगे, अपने ही लोगों को लेके आएंगे और यहाँ पे आके वो रह के और अपने में ही इंटरब्रीड करती हैं, ठीक है। तो उनकी इंटरब्रीडिंग और जीन्स मेंटेन है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, न्यू स्पेसीज बन चुकी है, क्योंकि ये दूसरे ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं और यहाँ के लोग अब दूसरे कंडीशन के बन चुके हैं। तो इन्होंने माइग्रेट होके और इंटरब्रीडिंग को मेंटेन रखा है, इन्होंने खुद में ही मेंटेन की, ठीक है, पॉपुलेशन की, बट सम बैरियर, सम ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से इन्होंने अपने प्लेस को छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरे प्लेस में आके नया ज्योग्राफिक कंडीशंस बना दिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पेसिएशन। तो ये थी पूरी कंडीशंस गाइस। अभी हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में समझना है, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स को आ सकता है, जिसका नाम है हार्डी-विनबर्ग्स प्रिंसिपल, ठीक है, हार्डी-विनबर्ग्स प्रिंसिपल। ये क्या होता है, इसको हम कभी कभी हार्डी-विनबर्ग्स इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, बिकॉज इस प्रिंसिपल के हिसाब से होता क्या है, जो भी पॉपुलेशन है ना या फिर जनरेशन है, मान लो ए जनरेशन है, दूसरी जनरेशन में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पे जो जीन्स रहेंगे ना, जीन्स या फिर आप उन्हें अलील्स का हो, उनकी फ्रीक्वेंसी या फिर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ये फ्रीक्वेंसी क्या है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बट जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द जीन्स, कितना जीन्स प्रेजेंस है, वो होती है जीन्स की प्रेजेंसी। मतलब देखो, मान लो एक पॉपुलेशन है आपके पास और उस पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल है, तो मान लो उनमें 2 ही टाइप का जीन्स है, एक पूरी पॉपुलेशन में या तो किसी के पास ए टाइप है या तो बी टाइप है, ठीक है, और 100 लोग हैं, कितने लोग हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, 100 लोग हैं मान लो, तो ए कितनों में आया और बी कितनों में आया, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन्स। मान लो या ए जो आया ये 40 टाइम्स आया और बी है जो 60 लोगों में आया, तो यानी कि जो बी की फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा है आने की और ए की फ्रीक्वेंसी लोगों में आने की जो जीन्स की वो 40 है, तो कम है। इस तरीके से होती है जीन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो जीन की फ्रीक्वेंसी है ना, ए से बी में जब हम नए नए इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, ए से पी में कोई नया जनरेशन में, तो इसमें जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कोई भी इनमें चेंजेस कभी नहीं आएगा। जितनी जीन्स की फ्रीक्वेंसी ए में थी, सामने वाले इंडिविजुअल में भी उतनी ही जीन्स की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यही होता है हार्डी-विनबर्ग्स प्रिंसिपल। तो इतना अच्छे से आपको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा तभी हो सकता है जबकि अपनी पॉपुलेशन इंटरब्रीड करती हो, मतलब अगर मान लो एक पॉपुलेशन 2 पॉपुलेशन, यहाँ के लोग अगर यहाँ पे चले जाए तो यहाँ पे फिर जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे ए वाले हमेशा ज्यादा हुआ करे, 60 हुआ करे, और यहाँ पे ए वाले जो ज्यादा है 60 हुआ करे, मतलब 40 कम हुआ करे, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद ज्यादा होने लगेगी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है अगर हम कभी भी इंटरब्रीडिंग करते हैं या फिर इंटरब्रीडिंग छोड़ देते हैं। तो नॉर्मली सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हीं में ऐसा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत जान लेते जो मैंने आपको बताया उसी चीज को। मान लो कोई अलील यानी जीन्स होता है, 2 टाइप के अलील किसी पॉपुलेशन में है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए। तो कैपिटल ए के आने की फ्रीक्वेंसी पी है और कैपिटल स्मॉल ए आने की फ्रीक्वेंसी क्यू है, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से, है तो 100 लोग ही, 100 में ही अगर मान लो ए आ गया पी टाइम्स, ठीक है, कितने बार आ गया पी टाइम्स, यानी कि चलो मान लेता हूं मैं कि ए आ गया 50 टाइम्स और अपना जो स्मॉल ए है ये आ गया क्यू टाइम्स, यानी कि इसको मान लेता हूं 50 टाइम्स, यानी पी एंड क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है इस 100 लोगों में आने के लिए, ठीक है। तो ये अभी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी क्या रहेगी 1:1 रेशियो में, यानी कि 50:50, मतलब जो कॉन्स्टेंसी मेंटेन करनी है ना, तो जितना ए आएगा उतना ये स्मॉल ए वाले जीन्स भी आने चाहिए लोगों के अंदर। मतलब एक पॉपुलेशन में जितने भी लोग रहेंगे उनके अंदर जो जीन्स रहेगा वो फिक्स होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल। इसीलिए हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो क्या रहेगी अपनी बायनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाब से, मतलब इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, मैथमेटिक्स वाले समझेंगे अच्छे से इसको, ठीक है। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन मतलब कुछ इस तरीके से इक्वेशन बना के एक्सप्रेस करना। इसको मैंने स्क्वायर किया और ये मुझे इक्वेशन मिल गया, ये है बायनोमियल एक्सप्रेशन। इसे हम बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जिसको फिजिक्स होगा मैथमेटिक्स होगा उसको और अच्छे समझेगा, नहीं समझा अगर आपको तो चुपचाप इसे आप पढ़ लो, बिकॉज ये क्या है मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। चलो इस टेबल के थ्रू आपको समझा देता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो 2 टाइप के हाइब्रिड आपके सामने जीन्स है, ए और ए स्मॉल वाला, यहाँ पे ए वाला कैपिटल पी टाइम्स आता है और स्मॉल ए वाला क्यू टाइम्स आता है, ठीक है। तो मान लो अगर ए और ए 2 बार मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग किया तो ए 2 बार है, पी स्क्वायर बन गया,
ए और ए आने की फ्रीक्वेंसी पी एंड क्यू है और स्मॉल ए आने की क्यू स्क्वायर है। दोनों को करूंगा सॉल्व तो यही मिलेगा ना मुझे, यही मिलेगा ना। कैसे? देखो ये ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बन गया, ए यानी क्यू स्क्वायर बन गया। देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर और ये 2pq दिया है, मतलब ये क्या है, ए यानी pq और ये pq, 2 टाइम्स ऑफ pq। समझा? तो कुछ इस तरीके से ये इसे फॉलो करता है। और अगर जो इसे फॉलो करता है मतलब वो क्या है, उनमें एकदम कॉन्स्टेंसी मेंटेन है, क्योंकि वो 1:1 के रेशियो में है, यानी कांस्टेंट है सारे के सारे जीन्स। जो भी जीन्स का ट्रांसफर हुआ है वो कॉन्स्टेंसी उनमें मेंटेन्ड है। तो इसी को हम कहते हैं हार्डी-वीनसबर्ग प्रिंसिपल्स। इस चीज को आपको समझ के रखना, क्योंकि इनमें जो जीन्स का ट्रांसफर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, इनके कुछ लिमिटेशंस भी है। जीन कब कांस्टेंट नहीं रहेगा ये आपको समझना है। जीन तभी कांस्टेंट नहीं रहेगा या तो जब माइग्रेशन होता हो, एक जगह से दूसरे जगह में लोग जाके वहां पे मेटिंग करते हो, या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, या फिर म्यूटेशन हो, या तो फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कोई नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, नॉन रैंडम मेटिंग, मतलब किसी से भी मेटिंग करा दो। यार आपने सुना भी होगा म्यूल का नाम। म्यूल क्या होता है? ये मेल वाला जो अपने पास डोंकी होता है ना, मेल डोंकी, वो फीमेल हॉर्स के साथ, कौन सा? फीमेल हॉर्स। ये हॉर्स यानी घोड़ी, ठीक है, और ये मेल है यानी कि जो डोंकी होता है। इन दोनों की मेटिंग करा के हम म्यूल को बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में खच्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये म्यूल जो होता है। तो ये क्या हो गई भाई? ये रैंडम मेटिंग हो गई। कुछ भी करवा रहे हो तुम, इंसान हो तो मतलब कुछ भी करोगे। ठीक है, तो ये ऐसा रैंडम मेटिंग हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अपना वीनसबर्ग हार्डी इक्विलिब्रियम में जीन्स का, लोगों में जो जीन्स होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखो, इस फीमेल हॉर्स के अंदर कुछ और जीन्स रहे होंगे, मेल जो गधा है ये डोंकी के अंदर कुछ और रहे होंगे, इन दोनों में मेटिंग होगी तो जीन्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। जीन्स के नंबर्स कम ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा मेंटेन हो सकती है और ये म्यूल कुछ डिफरेंट बनेगा। बट गाइज ऐसा माना जाता है कि जो म्यूल होता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। इवन ये डोंकी से भी ज्यादा मजबूत होता है और बहुत ही ज्यादा बोझे, बर्डन जो होता है उसे उठाने में हेल्प करता है और बहुत ज्यादा वजन होता है इसका। ठीक है, बहुत ताकतवर भी होता है, बहुत ज्यादा वजन को उठा सकता है, जितना एक एलिफेंट उठा सकता है उतना भी, मतलब ये कभी कभी उठा सकता है, मे बी, ऐसा मैंने सुना है। ओके, मैंने देखा नहीं इसको अब तक कभी भी। चलो आप गूगल करके देख सकते हो ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये लिमिटेशन है, मतलब चेंजेस नहीं आने चाहिए पॉपुलेशन में। चेंजेस अगर पॉपुलेशन में आए तो फिर पूरा का पूरा जीन्स में ही पॉपुलेशन में चेंजेस आ जाते हैं। चलो गाइस, अब से हम देखते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है गाइस, यहां से आपको आगे बढ़ना है। तो एडाप्टिव रेडिएशंस के बारे में पहले सुन लो गाइस। एग्जैक्टली एडाप्टिव रेडिएशंस होता क्या है? तो एडाप्टिव रेडिएशंस एक ऐसे टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो ओरिजिनल स्पीसीज होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में क्या होती है, कन्वर्ट होती है ड्यू टू पॉपुलेशन, अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए। अडॉप्ट मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, हम देखो अडॉप्ट कब करते हैं। मान लो एक ए इंसान है और एक दूसरा बी इंसान है। अडॉप्शन क्या होता है मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। तो देखो, जो ए वाला है इसके पास बहुत मान लो ज्यादा पैसा है, जो बी वाला है इसके पास बहुत कम पैसा है, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, ए वाला ज्यादा चीजों को खरीदेगा, अपनी लाइफ को ऐसा अडॉप्ट करेगा कि वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, और ऐसा कुछ आप समझ सकते हो क्या करेगा भी। बट बी वाला क्या है, इसके पास बहुत कम, इसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, ये बहुत कम, मतलब समझ लो कि इसके पास पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं है, रहने के लिए घर कुछ भी नहीं है। तो क्या ये मर जाएगा? नहीं, ये अपने आप को अडॉप्ट करेगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस की वजह से लोग अडॉप्ट करते हैं, तो इसको हम एडॉप्शन कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल स्पीसीज होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटीज में क्या होती है, कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपको बताता हूं कि कुछ बर्ड्स में, जो बर्ड्स हैं इनमें कुछ ऐसा एडॉप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है जिसे डार्विन ने खोजा था पहले टाइम पे। इन्होंने सर्च किया था, खोजा था, ठीक है। तो डार्विन से जब इसे खोजा तो उन्होंने उसका नाम दिया फिंचेस। बर्ड्स के मामले में इन्होंने उसे फिंचेस नाम दिया। उन फिंचेस को मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपके सामने है एक बर्ड, और देखो यहाँ पे काली, पीली, लाल, अलग अलग टाइप के बर्ड्स में क्या होगा, चेंजेस आ चुके हैं इनमें। कोई कौवा बन गया, कोई क्या बन गया, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एक ही वर्ड अलग अलग फॉर्म में क्या हुई है, अपने आप को अडॉप्ट करके अपनी बॉडी में चेंजेस लाई है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम फिंचेस कहते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं हम, डार्विन फिंचेस, बिकॉज डार्विन ने इन्हें नाम दिया था फिंचेस। फिंचेस इन्होंने नाम दिया था। फिंचेस मीन्स ये होता है कि कोई ओरिजिनल चीज अपने आप को बदल के अडॉप्ट करके कोई नई में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कन्वर्ट हो जाए बोल रहा हूं, मतलब वो वापस से उस परफेक्ट वाली स्पेसिफिक चीज में नहीं आ सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। अब इसको देख रहे हो, ये क्या है भाई, ये तो पता नहीं क्या है, ये तो पूरा एकदम मिट्टी खोद के रख देगा एकदम, ठीक है। ये डिगर लग रहा है मेरे को। ओके चलो, तो जो भी हो अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आप समझ चुके हो, ठीक है, कि क्या चीजें हैं आखिर ये, ठीक है। तो ये सभी की सभी डार्विन फिंचेस है,
थी एक ही बर्ड और ये कन्वर्ट हो गई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स में, ठीक है। इसमें से एक भी बर्ड प्यारी नहीं दिख रही है, सबके सब चांडाल है। इसको देखो कितनी चांडाल, इसकी आंखें देखो कितनी खराब दिख रही है, मतलब काट डालेगी आपको, आएगी पूरी अपने इस चोंच से, जो भी इसे कहते हैं, इससे तुमको खत्म कर देगी। फिलहाल पता नहीं ये दुनिया में है भी नहीं है, पता नहीं क्या है, ठीक है। बात आपको ध्यान रखना, किसी ने अगर देखा हो कहीं भी तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो याद रखना अच्छे से। तो ये डार्विन फिंचेस है, मतलब क्या है एडाप्टिव रेडिएशन की एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, यही होता है डार्विन फिंचेस। थोड़ा सा गाइस यहाँ पे और अच्छे जान लेते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ डार्विन फिंचेस। डार्विन अमेरिका में गए और अमेरिका में इन्होंने देखा था, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डार्विन पूरा दुनिया घूमे थे, ठीक है। और वहां से अलग अलग जगहों से उन्होंने सारी चीजों को कलेक्ट किया था, इन्फॉर्मेशंस को, और जो जो उन्हें वेरिएशंस मिले थे ना, जैसे कि एक इंसान है और उसके दो टाइप इंसान के और मिले, ठीक है। तो उन्होंने इस टाइप के लोगों को, जैसे ये एक टाइप, ये एक टाइप, ये एक टाइप, तो इन्होंने क्या बोला, इनको क्या बोला इन्होंने, इनको क्या बोला, उन्होंने फिंचेस नाम दिया था, ठीक है। जो जिनमें अलग है तो एक ही एंसेस्टर से आए हैं, बट बन क्या गए, डिफरेंट डिफरेंट बन गए, तो उन्होंने उसका नाम फिंचेस दिया था। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो देखो क्या था, डार्विन ने एक अमेरिकन लैंड स्पेसीज बर्ड थी, उसने अपने ओरिजिनल फॉर्म को क्या किया था, चेंज कर दिया था, और ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके वो एक आइसलैंड में चली गई, और जहां पे उस आइसलैंड का नाम था गैलापागोस, ठीक है, गैलापागोस। और वहां पे जाके वो अपने बॉडी को चेंज कर दी। मे बी वो पहले सीड खाती रही होगी, अब जाके वो इंसेक्ट खाने लगी, मतलब पहले जो थे वो कुछ सीड खाने लगे, अभी वो वही वाले बर्ड्स इंसेक्टिवोरस बन गए। इंसेक्टिवोरस कहने का मतलब है कि वो इंसेक्ट खाने लगे, इंसेक्ट है जो कीड़े मकोड़े, उनको खाने वाले बर्ड्स बन गए। तो इन्होंने अपने आप को क्या किया है, चेंज किया है, इंटरब्रीडिंग चेंज हुई है इनमें, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ने भी अपने आप को चेंज किया था फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, जो उनके एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनसे उन्होंने अपने आप को चेंज करके न्यू मैमल्स बन गए, ऐसे बर्ड्स, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे बहुत सारे मतलब हैं एग्जांपल जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके कुछ वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी में चेंज हो जाते हैं। तो ये होता है एडाप्टिव रेडिएशंस। आगे बढ़ते हैं, जो एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हमने कहा स्टार्टिंग में देखा था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा था, बहुत सारी चीजें हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में देखी थी, टाइप्स भी हमने उनके बहुत सारे प्रॉपर देखे थे। तो अभी हमको यहाँ पे देखना है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उनके एविडेंसेस कौन कौन से हैं। तो ये चीज आपने 10th में पढ़ा है साइंस 2 के चैप्टर नंबर 1 में। मैं तो कहूँ कि एक बार जाओ और उस बुक को उठाओ और पढ़ लो, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज यहाँ पे लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। थोड़े बहुत एग्जाम्पल जरूर यहाँ से उठा लेना, बट पढ़ वहां से लो, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। आपने सुना होगा पैलियोंटोलॉजी, कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी के बारे में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, यही होते हैं एविडेंसेस, ठीक है। क्योंकि देखो एविडेंसेस क्यों हमको पता चलते, क्यों हमें एविडेंसेस मिलते हैं, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो चीजें होती हैं आपको इनको समझना है। देखो कोई भी अगर आज के डेट में आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मिलता है तो वो हमेशा किसी ना किसी सिंपलर फॉर्म से ही कन्वर्ट होके आता है। मतलब देखो पहले जो इंसानों की लाइफ हुआ करती थी वो ऐसे झिंगा लला थी, और अभी क्या बन गई, वही लाइफ एकदम कंप्यूटराइज्ड बन गई, यानी कि हम आज के डेट में कंप्यूटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी लाइफ एकदम बहुत ही अच्छी बन चुकी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, मतलब हमेशा हमने देखा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो हमेशा सिंपलर चीजें से कन्वर्ट हुआ है, तो इसके कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे, प्रमाण होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से हैं एविडेंसेस। तो पहला ही है पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस है पहला। पैलियोंटोलॉजिकल, देखो वर्ड का मीनिंग समझना गाइस, लॉजी मींस क्या होता है, लॉजी मींस होता है स्टडी करना, ठीक है। और वर्ड पैलियोस, पैलियोस मींस होता है एंशिएंट, यानी कि पुराना, ठीक है, पुरानी चीजों की स्टडी करना हो गया पैलियोंटोलॉजी मतलब। पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट फॉसिल्स और एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स और एंशिएंट मटेरियल्स, सब्सटेंसेस, किसी पुरानी चीज की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहती है। फिलहाल यहाँ पे हम किसकी पैलियोंटोलॉजी करेंगे, पैलियोंटोलॉजी मींस पुरानी चीजों की स्टडी करना। किसकी पैलियोंटोलॉजी हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे हम डेड रिमेन्स की यहाँ पे स्टडी करेंगे। डेड रिमेन्स क्या होता है, कोई भी सपोज दैट कि कोई भी अगर आपके सामने एनिमल है, ठीक है, कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, ठीक है, ये बहुत दिन से मर गया और मरने के बाद मिट्टी के अंदर ही धंस गया, ठीक है, मिट्टी में छुप गया अंदर जाके, तो कुछ हजार सालों बाद जो इसका मतलब डेड मटेरियल, डेड रिमेन्स जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें मिला, तो हम उसको डेड रिमेन्स ना कह के उसका नया नाम हम उसे फॉसिल्स कहेंगे। तो अभी आपको समझ चुका होगा कि एग्जैक्टली भाई फॉसिल्स होता क्या है। देखो फॉसिल्स जो होती है वो जियोलॉजिकल लेयर्स में छुपती जाती है। ऐसा कैसे होता है, तो ध्यान देना। पहले मान लो पहले मिट्टी की लेयर ये वाली थी, ठीक है, हाथ से 2000, 4000, 5000 साल पहले मिट्टी की लेयर ये थी,
यहाँ पे इंसान रहा करते थे, यहाँ पे पेड़ पौधे रहा करते थे। अब क्या हुआ, मान लो जो भी मतलब कोई भी एनिमल हो सकता है, और पुरानी बात करूं तो कोई भी ऑक्टोपस है, डायनासोर है, कोई भी हो सकता है, ये रहा करते थे। बाद में इनकी पूरी लाइफ पेरिश हो गई, ये खत्म हो गए, मान लो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या, और कुछ सालों बाद मिट्टी की नई लेयर आई। तो देखो जो ये थे, ये प्लांट और ये जो एनिमल, ये मर के यहीं पे छुप गए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे न्यू न्यू इंसान आए, नए नए कोई एनिमल, प्लांट में कुछ भी, यहाँ पे इंसान एग्जांपल ले रहा हूँ ह्यूमन बींग्स का, आप किसी भी एनिमल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। अब यहाँ पे जो रैबिट आए, ये सारे चीज लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर से एक मिट्टी की लेयर बनी और इसके नीचे धस के छुप गए। फिर उसके बाद यहाँ पे रेप्टाइल्स यानी स्नेक वगैरह आए, ठीक है। फिर यहाँ पे और कोई भी है, मतलब बर्ड्स वगैरह सब चीज रहने लगे, ठीक है। तो उसके नीचे ये भी धस गए, ठीक है। तो जो फॉसिल्स होता है ना, वो सबसे अंदर के अंदर छुपते जाता है। यानी कि सबसे पुराना फॉसिल्स कैसे पता चलेगा कि हमको कि कौन सा पुराना फॉसिल है, जो मिट्टी के सबसे नीचे वाले पार्ट में मिलेगा वो हमारा सबसे एंशिएंट वाला कहलाएगा। जो सबसे ऊपर मिल जाएगा तो समझ लेगा कि ये अभी अभी जस्ट ये क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, और ये अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बरीड हुआ है। ये जो भी यहाँ पे नीचे बरीड हुआ है, ये अभी अभी हुआ है, क्योंकि खुदाई के टाइम पे, माइनिंग के टाइम पे सबसे पहले मिल गया। जो सबसे नीचे मिला तो उसको मिट्टी के नीचे कौन रखा होगा, कोई नहीं, मिट्टी की लेयर बनती रहती है हमेशा। मिट्टी की सबसे निचली लेयर में जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो पैलियोंटोलॉजी में हम डेड रिमेन्स यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, यानी कि पैलियोंटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स और द फॉसिल्स, हो गया। तो इसको अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट गाइस, फॉसिल्स के बारे में और जानते हैं कि एग्जैक्टली फॉसिल्स होता क्या है, ठीक है। तो फॉसिल्स बहुत सारे टाइप के, 4 टाइप के फॉसिल्स होते हैं। पहला हो गया एक्चुअल रिमेन्स। एक्चुअल रिमेन्स क्या होता है इसके बारे में जान लो। मतलब कहीं भी आप खुदाई कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, और वहां माइनिंग करने के बाद कोई भी आपको मान लो एनिमल है या ह्यूमन बींग्स की बॉडीज है या फिर कोई प्लांट है, वो सीधा का सीधा उसी फॉर्म में मिल जाए। मतलब कोई अगर बॉडी है ह्यूमन बींग्स की, तो सीधी की सीधी पूरी ह्यूमन बींग की बॉडी ही आपको मिल जाए। यानी कि रिमेन्स मतलब क्या होता है, जो डेड बॉडीज है, तो वो डेड बॉडी एक ही बार में आपको मिल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल रिमेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, एक्चुअल रिमेन्स कहते हैं, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी वूली मैमथ है, साइबेरिया है, या कोई आर्थ्रोपॉड्स, यानी कि कोई आर्थ्रोपॉड का एग्जांपल सबसे अच्छा पता है ना, कॉकरोच का होता है, कॉकरोच, ठीक है। तो ये इंसेक्ट है, तो इनका सीधा का सीधा जो बॉडी वही हमें मिल जाए, तो ये होता है एक्चुअल रिमेन्स, ओके। नेक्स्ट है मोल्ड्स के बारे में। एग्जैक्टली मोल्ड्स क्या होता है इसके बारे में समझ लो। जो मोल्ड्स होता है ना, देखो आपने देखा भी होगा कि मान लो कोई भी एक सपोज दैट की एक जगह है, ठीक है। एक जगह है, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ छोटी सी जगह, मुझे डायग्राम बनाने नहीं आता है। एक जगह है और इस जगह में क्या हो रहा है, छोटे छोटे मतलब ऐसा बाउल बन रहा है। छोटे छोटे बाउल्स कैसे बनाते हैं यार, ठीक है, ऐसा बाउल बन रहा है, समझो ना आप समझ रहे हो ना, पॉट्स, ऐसा कुछ बाउल्स, ओके। तो कुछ ऐसा बाउल्स बन रहा है, ओके, समझो अभी आप यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई एक एनिमल था पहले, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई एक एनिमल रहा करता था जो कि मर गया, ठीक है। इसी बाउल में मर के ऐसे चिपक गया। मतलब देखो आपने फॉरेंसिक वालों को देखा होगा, जब वो कैसा ढांचा बनाते हैं, ढांचा कैसे बनाते हैं, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, तो कुछ उसका ऐसा तरीके से कुछ ऐसा बनाते हैं ना वो, यार तुमको पता भी होगा, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ बनाते हैं ना वो लोग, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऐसा कुछ बनाते हैं ना वो, ऐसा चेक करने के लिए, आपने सीआईडी वगैरह में देखा रहेगा। तो अगर मान लो कोई इंसान है जिस पोजीशन में वो मिट्टी में धंस गया था, अब वो इंसान डिग्रेड हो गया, बट उसका जो पोजीशन था, जो वो जगह थी, वो जगह रिमेन्स वैसी की वैसी है, समझा। तो उसी जगह को हम मोल्ड्स कहते हैं। यानी कि दीज आर दी हार्डेंड इनकेसमेंट। इनकेसमेंट मतलब क्या होता है कि कोई एक जगह जहां पे पहले कोई फॉसिल था, अब वो डिग्रेड हो गया, बट उसकी जो कैविटी है यानी एम्प्टी जगह, जो खाली जगह है, वो अभी भी है, अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैविटी है, उसी कैविटी को हम मोल्ड कहते हैं। जैसे किसी के फुटप्रिंट आपको याद होंगे, किसी के फुटप्रिंट होते हैं किसी मैनर में, तो वो फुटप्रिंट क्या हो गए, वो क्या हो गए, मोल्ड कहलाएंगे, समझा कि नहीं। वो कैविटी मोल्ड कहलाएगी। कैविटी मींस खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी एक टाइप का फॉसिल ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। 3 कास्ट क्या होता है, ठीक है। तो कास्ट क्या है, देखो मान लो कि ये कैविटी आपको मिली, बट कैविटी में थोड़े बहुत तो मैटर आपको मिल ही जाएंगे, जो भी वहां पे इंसान या कोई एनिमल्स या प्लांट वहां पे जो दबा हुआ था, उसके कुछ ना कुछ आपको पार्ट्स तो मिल ही जाएंगे, उसे हम कास्ट कहते हैं। और कंप्रेशन क्या होता है, ये जस्ट एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्सेंट होता है थिन कार्बन फिल्म के फॉर्म में। अब हमारी दुनिया में जो बॉडी होती है,
चाहे वो मेरी रहे, चाहे आपकी रहे, चाहे प्लांट रहे, चाहे एनिमल रहे, सभी की बॉडी एक कार्बन से बनती है। ठीक है, तो जो कंप्रेशंस क्या होती है, जो आउट, देखो ये मान लो आपके सामने पॉट्स है, तो इस पॉट्स के आउटसाइड में ब्लैक ब्लैक एक आउटलाइनिंग पता चलती है। आप जाके कंप्रेशंस को सर्च कर सकते हो कहीं भी, आपने कहीं भी गूगल वगैरह में, जस्ट बाहर की आउटलाइनिंग, जैसे आपने मिल्क कभी पकाया होगा तो मिल्क के अगल बगल उसका जो मलाई रहता है वो कैसे आउटलाइन हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी, अब फिलहाल ये मलाई नहीं है बट यहाँ पे आउटलाइनिंग हो जाती है ब्लैक ब्लैक कार्बन की, जो लेयर होती है थिन, एकदम थिन पतली कार्बन की फिल्म, वहां पे इंडिकेटेड होती है एट आउटलाइन एक्सटर्नल फीचर्स के फॉर्म में, इसे हम कंप्रेशंस कहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना, ये सारे फॉसिल्स के टाइप्स हैं। ओके, तो इस बात को समझ के रखो। नेक्स्ट गाइस की पैलियोंटोलॉजी के यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, तो पैलियोंटोलॉजी की हेल्प से हम एक बात तो फिक्स है कि पैलियोंटोलॉजी में हम पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? पुरानी चीजों की। ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजी में क्या होता है, हम नॉर्मली फाइलोजेनी का न्यू कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फाइलोजेनी क्या होती है? पुराने एंशिएंट जो हिस्टोरिकल एनिमल्स हैं, हिस्टोरिकल प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी मतलब फाइलोजेनी होती है। ये भी एक बायोलॉजी का ब्रांच होता है। ओके, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। चलो, और दूसरी बात, कौन कौन से ऐसे एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी खत्म हो चुके हैं, उनकी स्टडी करने में मजा आता है। फिर ऐसे ही कोई रिकॉर्ड है, जैसे कोई मिसिंग एनिमल्स है, किसी का मिसिंग लिंक गायब हो गया है, मतलब देखो इंक मतलब लिंक की बात कर रहा हूं जी। फिर देखो, अगर मान लो कोई एक ए एनिमल है और एक कोई बी एनिमल है, ठीक है, ए से बी बना था लेकिन एक ही बार में ये इवोल्यूशन नहीं होता है, ये पहले ए से कोई दूसरा बना होगा, फिर बना होगा, फिर बना होगा, फिर बी बना। लेकिन आपको डायरेक्टली अभी कौन पता चल रहा है? ए पता है और बी पता है, बट बीच के कहां गए उसे हम कहते हैं मिसिंग लिंक्स। तो हम पैलियोंटोलॉजी की हेल्प से मिसिंग लिंक्स को भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सिग्निफिकेंस एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछ लेगा, हमेशा याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है गाइस, पढ़ते कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में। एग्जैक्टली कनेक्टिंग लिंक्स होता क्या है ये समझते हैं। ओके, तो ध्यान दो, मान लो कोई अगर ए से बी बन रहा है, ठीक है, ए एनिमल इवॉल्व होके बी बन गया, तो इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे? सिमिलर रहेंगे, मतलब जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। ठीक है, और या फिर कोई एक ऐसा एनिमल जो है जो कि ए के कैरेक्टर भी दिखाता हो, बी के भी कैरेक्टर दिखाता हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो बीच वाला कैरेक्टर है वो ए और बी का कनेक्टिंग लिंक है। मान लो एक ए एनिमल है और एक बी एनिमल है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। इसके कुछ कैरेक्टर और इसके कुछ कैरेक्टर, ए और बी के अलग अलग कैरेक्टर है। मान लो कोई एक सपोज दैट कि ये रेप्टिलिया है और ये बर्ड है, इन दोनों के कैरेक्टर एक सी वाले में दिख रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये सी वाला है ये क्या है अपना? ये कनेक्टिंग लिंक्स है बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए से बी में इवोल्यूशन हुआ है और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला सी है। मतलब पहले जो अगर ए से बी बना है तो पहले ए सी में कन्वर्ट हुआ, देन सी से बी में कन्वर्ट हुआ, तो ये इसके कनेक्टिंग लिंक्स हो गए। ओके, बेस्ट एग्जांपल दूं कनेक्टिंग लिंक्स का, याद रखो, यहां पे ध्यान देना, आर्कियोप्टेरिक्स, क्या नाम है इसका? आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, नाम याद रखो अच्छे से। और ये है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, आप इसको, इसका नाम याद रखना है। ये आपको देखो कैसे चांडाल जैसे कौवा दिख रहा है, ठीक है, इसको आपको समझना है ये है क्या चीज, आखिर इसके बारे में समझ लो। देखो इसमें ना क्या है कि ये रेप्टिलिया के जो भी कैरेक्टर भी दिखाता है और ये एवियंस के कैरेक्टर भी दिखाता है। एवियन मींस क्या होता है? जो बर्ड्स होते हैं। ठीक है, कैसे ऐसे? देखो पहली बात तो रेप्टिलिया को क्या होती है? टेल होती है, क्लॉज होती है, स्केल्स होती है, तो इसके बॉडी में भी हल्का हल्का देखो हेयर्स लाइक स्केल्स है। ठीक है, और इसको भी देखो यहाँ पे गाइस ये टेल है प्रॉपर तरीके से, जो कि फीदर के फॉर्मेट में है, टेल्स इसको भी है। ठीक है, दूसरी बात, जो रेप्टिलिया है उनको क्लॉ होता है, तो क्लॉ देखो इनको भी क्लॉज है, समझा कि नहीं? दूसरी बात, रेप्टिलियंस को क्या होता है? टीथ होते हैं एकदम परफेक्ट, होमोडोंट टीथ होते हैं। होमोडोंट मतलब कैसा? एक परफेक्ट पोजीशन में इस तरीके से जो टीथ होता है, समझा कि नहीं? इस तरीके से टीथ आपने देखा भी रहेगा, अपने को भी ऐसे ही टीथ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे ये होमोडोंट टीथ इनको भी है, जो कि ये रेप्टिलिया के एग्जांपल है। बट गाइस यहाँ पे एव्स यानी बर्ड्स जिनको फीदर होते, तो ये भी देखो उड़ सकता है, इसको भी फीदर्स है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। फिर ऐसे देखो यहाँ पे इसको 4 लिम्स है, देखो यहाँ पे इसको भी 4 लिम्स है, क्लॉज जिसे हम कहते हैं क्लॉ। ठीक है, फिर ऐसे देखो जॉ है, जॉ यानी जबड़ा होता है, देखो इसको भी जबड़ा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ लोगे, लिम्स होती है, बोन्स है, बर्ड्स लाइक क्रेनियम भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, यानी कि ये एक ऐसा यहाँ पे बर्ड या आप कहो इसे रेप्टिलिया कहो, ये दोनों के कैरेक्टर दिखाता है, रेप्टिलिया के भी और बर्ड्स के भी, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स है बिटवीन रेप्टिलिया एंड बिटवीन द एवियंस। तो ये जो है आर्कियोप्टेरिक्स, इसका नाम याद रखना अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजी क्या होती है इसको समझते हैं। देखो गाइस, वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, समझ जाओगे अपने आप।
ठीक है। मॉर्फोलॉजी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, मॉर्फो मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है और लॉजी मीन्स स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हम कभी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है, ये बात है, मतलब एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसकी हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं और उसके वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं और उससे जो एविडेंसेस मिलते हैं उसको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। आपने ये 10th में पढ़ा भी होगा, लाइक देखो लिजार्ड है, हॉर्स के पैर हैं, वेल के पैर हैं, बैट है, बर्ड है, मैन है, ये सभी की सभी मॉर्फोलॉजी के अंदर आती हैं। बट व्हाट अबाउट इन दी मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी 3 टाइप है गाइस। 3 टाइप्स में कौन सा? पहला है होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो ऐसे ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, बाहर से देखने में सिमिलर हो। ऐसा कैसा? देखो तो ये लिजार्ड है, इसका पैर देख लो, फिर ऐसे ही हॉर्स का पैर देख लो, फिर ऐसे ही व्हेल के पैर देख लो, ऐसे ही बैट का देख लो, और ये बर्ड्स का है और ये मैन का देख लो। एक चीज सिमिलरिटी ये मिल रही कि सभी में गाइस जॉइंट्स है, सब में क्या है? जॉइंट्स है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा? सभी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। समझा कि नहीं? स्ट्रक्चरली क्या है? ये सिमिलर है। ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, लाइक 4 लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स सच एज लिजार्ड, बर्ड्स, बैट, हॉर्स, व्हेल, मैन। ये ऑर्गन कौन से ऑर्गन कहलाएंगे? होमोलोगस ऑर्गन, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी भी जिसे कहते हैं। ओके, ऐसी और याद रख सकते हो, जैसे वर्टिब्रेट हो गया, हार्ट का और ब्रेन हो गया, ये सब सेम होते हैं। प्लांट्स के थॉर्न या फिर और जैसे टेंड्राइल्स है, फिर से आप कुकुरबिटा को देख लो, इनके अंदर भी होमोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये बात तो आपको याद रखना है। ये क्या है? बुगैनविलिया, ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ोगे? बुगैनविलिया, ठीक है, बुगैनविला, कोई इसे बुगैनविला भी करते हैं, पढ़ते हैं, आपके ऊपर है, बुगैनविलिया ऐसा पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है, या विलय भी आप कह सकते हो। तो कुछ भी प्रोनाउंसिएट करो, स्पेलिंग रॉन्ग मत करना अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो, या फिर इस पॉइंट को लिखना ही मत, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट इज इनफ। ओके, चलो समझना। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होता है? इसमें जो स्ट्रक्चर होगा ना किसी भी बॉडी के, बहुत आसान है, देखो समझना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बताऊंगा। जो स्ट्रक्चर होगा ना वो किसी भी मतलब ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर से डिसिमिलर रहेगा, लेकिन वो फंक्शन सेम रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर कोई एक इंसेक्ट है, ठीक है, जैसे कि कोई आप बी पकड़ लो, मधुमक्खी जो होती है शहद बनाती है, और एक बर्ड पकड़ लो, बर्ड, ठीक है, जो कि उड़ती है, बर्ड, दोनों में जो फीदर है वो दोनों का फीदर उड़ने का काम करता है। बट यहाँ पे देखो तो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है क्या? नहीं है, बट दोनों का फीदर कौन सा काम करता है? फंक्शन कौन सा करता है? उड़ने का करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब जो फंक्शन है वो दोनों का सेम है, यानी कि जो फंक्शनली है, जो इनकी सिमिलरिटी है वो किसमें? फंक्शंस में सिमिलरिटी है, बट स्ट्रक्चर की तरफ से वो डिसिमिलर है। मतलब जो इंसेक्ट का फिदर और जो बर्ड का फिदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, धरती आसमान का फर्क होता है, बट दोनों का फंक्शन कैसा है? सिमिलर है, यानी कि दोनों उड़ने का काम ही करते हैं। तो ऐसे वाले ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। अब आप इसको पूरा पढ़ लो, समझ जाएगा ऑटोमेटिकली। समझा? आगे बढ़ते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स को हम रूडिमेंट्री ऑर्गन भी कहते हैं, और रूडिमेंट्री ऑर्गन वो ऑर्गन्स कहलाता है जो होता तो है बट उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता अपनी बॉडी में, मतलब कोई यूजेस नहीं है ऐसा, यानी कि जो नॉन फंक्शनल है, डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर है जिसका, जो कि हमारे एंसेस्टर या फिर एनिमल से हमें इवॉल्व होकर मिलता हो, ठीक है, तो उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। देखो जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ना, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं आपको पता भी होगा, ठीक है। जो हमारे पीछे की बैकबोन होती है उसको हम नीचे को सैक्रम कहते हैं, और सबसे लास्ट वाले पार्ट को कॉकिक्स कहते हैं। तो कॉकिक्स का हमारे बॉडी में कोई इस्तेमाल नहीं है, ये क्या होता है? हमारे लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही वेमीफॉर्म या फिर अपेंडिक्स, जो इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स फॉर्म होती है, ये भी ऐसी पिन्ना हो गया अपने ईयर का, यहाँ पे फिलहाल विजडम टीथ भी हो सकता है। आईज की यहाँ पे जो अपना देखो यहाँ पे सिमुलर जो यहाँ पे सेमी ल्यूमेरिस जो प्रेजेंट रहता है ना, देखो साइड में यहाँ पे किनारे पे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, रह के और ना रह के कोई फायदा नहीं है, बस फुकट में है तो क्यों है भाई, भगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पिलिका वगैरह प्रेजेंट होती है आईज में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये सबके सब वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका रूडिमेंट्री कह सकते हो, यानी कि जिसका कोई इस्तेमाल ना हो बट फिर भी प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। आगे बढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर एविडेंसेस क्या होता है? मॉलिक्यूलर एविडेंसेस में गाइस कोई भी सेल के स्ट्रक्चर, जो सेल होता है हमारा क्या होता है, हमने पहले ही देखो, आज भी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स। मतलब विदाउट सेल से, आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी नाम का चैप्टर था, वहां पे आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मैं तो कहूंगा गाइस उस चैप्टर को वापस से 12th में हो भले तो पढ़ लो जाके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो,
ठीक है, तो सेल का वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो सेल ये होता है। अब सेल से ही अपने बॉडी में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वहीं से कुछ सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज, कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में पता चलता है उसी सेल की वजह से। अपनी बॉडी में जो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में होती है, इनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे वाले चेंजेस को भी हम मॉलिक्यूलर एविडेंसेस कहते हैं, मतलब कि बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो जो मॉलिक्यूल्स होता है किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो सेल के फॉर्म में रहेंगे या फिर मॉलिक्यूल की सिमिलर मैनर में रहेंगे, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिमिलर टाइप से होंगी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेंगे, कार्बोहाइड्रेटिक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस एविडेंसेस यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, यानी कि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलरली मतलब मॉलिक्यूलर के हिसाब से, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से क्या क्या सिमिलर चीजें प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है। इसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एविडेंसेस कहते हैं, मतलब क्या क्या इवॉल्व हुआ है, ए में कुछ और मॉलिक्यूल्स थे, बी में कुछ और हुआ, जबकि ए से ही बी बना है, इसमें कौन कौन से चेंजेस आए, इसे हम मॉलिक्यूलर एविडेंसेस कहते हैं। ओके, चलो अब गाइस थोड़ा डीप में समझेंगे स्पेसिएशन के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया कि स्पेसिएशन क्या होता है, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, नई नई स्पेसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज, जो ऑलरेडी स्पेसीज प्रेजेंट है उस स्पेसीज से हमें नई नई स्पेसीज का फॉर्मेशन ही क्या होता है, स्पेसिएशन होता है। तो आप पूछोगे कि ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है कि मान लो कोई अगर पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में रहने वाले इंसानों के लिए जो इनके नीड्स है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जो इंसान रह रही है, जो सारे सारे इंसान है इनके नीड्स प्रॉपर नहीं पा रही है, मतलब ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन्हें फूड शेल्टर कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये अपने बॉडी को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, एक लोकस से दूसरे लोकस में चले जाएंगे, यानी लोकेशन को चेंज करेंगे, उसे हम लोकस भी कहते हैं। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में चले जाएंगे और वहां पे जाके नई स्पेसीज बनाएंगे, ठीक है, इसे हम स्पेसिएशन कहते हैं। तो किसी ने आपसे पूछ लिया स्पेसिएशन क्या होता है, तो बता देना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि यहां से ही कुछ नया बना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। अच्छे से याद रखना, स्पेसिएशन गाइस जो होता है ना, ये कुछ टाइप्स का होता है, दो टाइप का, लाइक एक है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, यानी कि मतलब दो टाइप का है, पहला तो हो गया इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा हो गया इंटर स्पेसिफिक, दोनों का मीनिंग बताऊंगा, डोंट वरी, बट पहले हम समझेंगे इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक के बारे में। देखो जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है ये बाहर से रिलेटेड होता है, मतलब इसमें ज्यादा हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं होती है, इसमें न्यू न्यू स्पेसीज तो फॉर्म होती है, बट ये क्या कहां से बनेगी, फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन से, और यहाँ पे जो भी रहेगा ना वो ज्योग्राफिकल या फिर डिस्टेंस जो रहेगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल कंडीशंस का जो बैरियर है वो कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं देगा, मतलब जस्ट यहाँ से लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन तो करेंगे, बट यहाँ पे कोई भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस का ज्यादा इश्यू नहीं है, हाँ वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस को ही चेंज कर देंगे, मतलब ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाएंगे, यानी कि कौन सा आइसोलेशन किया, आइसोलेशन मतलब सेपरेट होना होता है, इन्होंने किस तरीके का आइसोलेशन किया, इन्होंने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किया है, और ऐसे आइसोलेशन की वजह से जो भी नई स्पीसीज बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। देन व्हाट इज सिम्पैट्रिक, सिम्पैट्रिक सिंपैथी, ऐसा वर्ड का मतलब होता है मिलजुल के रहना, ठीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो होता है स्पीसीज क्रिएट नहीं होती है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से, मतलब कैसा है कि एक ही पॉपुलेशन में दो लोग रहते हैं, एक ये इंसान एक ये इंसान, इस इंसान ने पहले इसके साथ मीटिंग की और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया, फिर इसके साथ भी मीटिंग करके नया ऑर्गेनिज्म बनाया, मतलब ये क्या है, खुद के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ है, मतलब पहले किसी दूसरे से मीटिंग करना, बाद में दूसरे से करना और इसे न्यू न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करना, ये होता है यहाँ पे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, मतलब जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन के बेसिस पे आइसोलेशन करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ह्यूमन बींग्स में ऐसा मत सोचो, बट एग्जांपल के लिए यहाँ पे सी चिल्ड ऐसा मतलब आपके सामने फिशेस होती है जो कि लेक ऑफ विक्टोरिया में प्रेजेंट है, आप गूगल करके इस लोकेशन को देख लेना, वहां पे सिम्पैटिक स्पेसिएशन होता है, नई नई स्पेसीज बनती हैं, ठीक है। और एलोपैट्रिक क्या होता है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जाना ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। देन व्हाट अबाउट गाइस हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन वही जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि हम करते तो एक ही पॉपुलेशन के अंदर है, एक ही पॉपुलेशन के अंदर, बट जैसे देखो ये है और इसका दूसरे के साथ हमने मीटिंग करा दी और कुछ नया फॉर्म कर दिया, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जो कि इंटर स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक मतलब कैसा कि एक के अंदर ही रहेगा, मतलब कि एक पॉपुलेशन है उसके अंदर ही होगा, बट इंट्रा में क्या होता है कि होल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने होल पॉपुलेशन की बात की, मतलब पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन कुछ नया फॉर्म होगा, बट इन द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंटर स्पेसिफिक
खुद में ही हो जाना। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ म्यूल फ्रॉम डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, यानी हॉर्स का यानी कि जो घोड़ी है हॉर्स और यहाँ पे मेल डोंकी, इन दोनों का हमने क्या कराया, इन दोनों का यहाँ पे हमने मेटिंग यानी कॉपुलेशन करवाया और कॉपुलेशन से हमें मिला म्यूल जो कि हाइब्रिड वैरायटी कहलाएगी और इसके पास बहुत ताकत भी होती है। ये हो गया अपना एक ऐसा इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन, मतलब म्यूल का एक स्पेसीज बना ना, ये कैसा रहेगा, इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन कहलाएगा। ओके, तो गाइस इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। नाउ गाइस अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम जियोग्राफिकल इवोल्यूशन लाइन की तरफ बढ़ेंगे। मतलब कि देखो हमारा अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ, हम कैसे बने, ठीक है, हमारा जो ज्योग्राफिकल रीजन्स है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, वो सब कैसे चेंजेस हुआ, कितने सालों में, कितने मिलियंस ईयर्स एगो में, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं अपने चार्ट्स की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे समझना अच्छी सारी कंडीशंस को। अभी देखो तो ये एरा, अब इस एरा से आप तो रिलेटेड हो, एरा मतलब क्या होता है, एरा मतलब जस्ट क्या होती है, एज होती है। अब अपने चैनल का नाम क्या है, न्यू इंडियन एरा, यानी कि नए भारत का युग, युग यानी कि टाइम, एज एक मतलब समझ सकते हो अभी आप क्या, जिसको मैं खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, वो एक फीलिंग है, एक इसेंस है। आप भी उसे कभी फील करो अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, ऐसा एक बार फील करो, आपको जरूर फील होगा। यानी कि नए भारत का युग, नए मतलब ऐसा न्यू इंडियन एरा का मतलब ये होता है। तो फिलहाल चलो कहाँ बढ़ रहे हैं हम, एरा का मतलब होता है एज। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, या फिर कोई टाइम पीरियड। ओके, यानी कि नया एक टाइम, दौर जिसे हम कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि तुम्हारा समय आएगा मेरा दौर आएगा, वैसा दौर होता है। ठीक है, दौर मतलब एक टाइम। पीरियड्स मतलब क्या, जैसे देखो हम कैसा महीने हैं, जैसे साल है, टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं, साल है उसको महीनों में, फिर महीने से उसको हम वीक्स में, वीक्स से डेज में, ऐसा हम कन्वर्ट करते हैं। फिर वीक्स के भी अलग अलग नाम होते हैं, तो वैसा हमने डिवाइड किया है। मतलब एक एज है, जैसे कि समझ लो एक अपना टाइम। तो अभी एज को हमने 6 टाइम में डिवाइड किया, जैसे सीनोजॉइक है, फिर मीसोजॉइक है, फिर पैलियोजॉइक है, आर्चियोजॉइक है, ऐसा हमने डिवाइड किया है। जो जॉइक होता है, जॉइक का मतलब होता है एरा, टाइम। सीनो मीन्स होता है न्यू, यानी नया वाला एरा। आपने 10th में सीनोजॉइक के बारे में पढ़ा भी होगा। ओके, तो ये होता है सीनोजॉइक। सीनोजॉइक मतलब जो न्यू टाइम, अभी अभी जस्ट वाला न्यू टाइम। इसको हमने डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, एक है क्वार्टरली और एक है टर्शरी। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे टाइमिंग हमने देखते कितने टाइम तक क्वार्टर वाला यहाँ पे चलता है, क्वार्टरली कितने टाइम तक चला सीनोजॉइक एरा, यानी कि ये एक ऐसा टाइम, मतलब देखो एरा मींस क्या होता है ना यार, टाइम का एक पूरा, मतलब टाइम का एक पूरा अक्का। जैसे कि मान लो 1 से लेकर के 10 मिलियन ईयर एगो है, उसमें से 2 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक को मैंने कह दिया कि ये सीनोजॉइक है, फिर 3 मिलियन से लेकर 4 मिलियन तक के लोगों को मैंने कह दिया कि ये अपने मीसोजॉइक है। समझ रहे हैं ना एरा मतलब क्या होता है। अब इस एरा के अंदर भी हमने यहाँ पे डिवाइड किया टाइम फ्रेम को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये MYA मतलब होता है मिलियन ईयर्स एगो, MYA मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि जो क्वार्टरली चला, क्वार्टरनरी जो है अपना सीनोजॉइक एरा के अंदर, जैसे कि अभी साल के अंदर महीने होते हैं, महीने के अंदर हफ्ते होते हैं, वैसे टाइम में अपने सीनोजॉइक के अंदर पहला है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी के अंदर MYA यानी कि मिलियंस ईयर्स एगो, 0.1 टू 0.6 मिलियन ईयर्स एगो तक ये टाइम चला। 0.1 मतलब स्टार्टिंग टाइम, अभी का नया वाला जो टाइम चल रहा है, इतने मिलियन ईयर्स एगो से चला। और इस टाइमिंग को हम होलोसीन कहते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट नाम रखा, जैसे आपने जनवरी फरवरी नाम रखा वैसे हेलोसीन, और जो कि अभी चल रहा है इसे हम न्यू कहते हैं, जो अभी अभी करंटली चल रहा है उसे हम होलोसीन कहते हैं। और इसमें कौन से प्लांट की लाइफ है, इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जो फ्लावर वाले प्लांट है। एनिमल्स में कौन कर रहा है, जैसे मॉडर्न मैन, हम सब ज्यादा, बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट, ये सब का, या फिर ह्यूमन बीइंग का कल्चर, ये सब ज्यादा से ज्यादा डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसी टाइम में 0.6 मिलियन ईयर्स अगो से 2 मिलियन ईयर्स अगो तक प्लीस्टोसीन रहते थे। ये टाइम को प्लीस्टोसीन, जैसे फेब्रुअरी हो गया, समझा, तो प्लीस्टोसीन इसे कहते हैं। इसमें हर्ब्स यानी घासें ज्यादा इंक्रीज हुआ करती थी। ये अपना न्यू वाला एरा है जो अभी चला गया, अभी जो चल रहा है अभी मतलब फिलहाल। और ये इसके पहले कौन सा था, इसके पहले घासेस वाला था। ठीक है, तो प्लांट्स में घासेस हुआ करते थे, हर्ब्स ज्यादा थे। और एनिमल्स में यानी कि ग्रेट मैमल्स, इनका एक्सटिंक्शन हुआ, खात्मा हुआ। प्रिमिटिव मैन जो था, इनका अपीयरेंस हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। फिर अभी हम आते हैं अपने सीनोजॉइक के पहला क्वार्टरनरी खत्म, अब हम आते हैं टर्सरी वाले में। ठीक है, टर्सरी में कहां चला, 2 मिलियन से लेके 6.5 मिलियन तक चला, स्टार्टिंग से, जब से दुनिया पता चली तब से।
तो ठीक है, तो 2 पॉइंट से लेकर 13 मिलियन तक यहाँ पे प्लियोसीन चला। प्लियोसीन में क्या है, हार्ड वुडी प्लांट और कॉनिफर्स या फिर ब्रायोफाइट्स, आपने नाम सुना होगा, मोनोकॉट्स का यहाँ पे ज्यादा इवोल्यूशन हुआ। और ओरिजिन मैन में कहूंगा तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ मैन, रूमिनेंट्स, हॉर्सेस, कैमल, एलिफेंट, इन सब का ज्यादा मतलब क्या हुआ, ज्यादा इवोल्यूशन हुआ। 13 से 26 मिलियन में मियोसीन आए। मियोसीन में डिओसिडस या ट्रीज ऑरिजिन्स जो होते हैं इनके ग्रासेस ज्यादा अच्छे से बढ़े। फॉर मैन में बात करूंगा तो एप्स आए और एडेप्टिव रेडिएशंस मैमल्स आए। समझा, तो ये आपको समझ के रखना अच्छे से। फिर इसी तरीके से मैं जो मिलियंस ईयर से को मतलब टर्सरी में ही यहाँ पे 26 से 28 में क्या हुआ, 38 में क्या हुआ, ऑलिगोसिस इसे कहा जाता है, जैसे कि जनवरी फरवरी ऐसा होता है ना, वैसे ही यहाँ पे मोनोकॉट और फ्लावरिंग प्लांट का राइज हुआ था। और मायोसिन में क्या हुआ था, मायोसिन में इनका एबुंडेंसी यानी कि ज्यादा एबिलिटी, ज्यादा कैपेसिटी या फिर ज्यादा मेजॉरिटी आई थी। समझे कि नहीं, पहले मतलब देखो ऑलिगोसिन में क्या हुई, ये बढ़े, और मायोसिन में ये क्या हुई, एबुंडेंट हुई, यानी कि मेजॉरिटी इनकी बढ़ी। वैसे यहाँ पे जो मैमल्स है, यहाँ पे मैमल्स आर्कियाक मैमल्स का एक्सटेंशन हो गया, मतलब मैमल्स क्या हो गए, इनके नंबर रिड्यूस हो गए। बट एप्स है, मंकी है, टर्टल्स है, ये सब क्रोकोडाइल वगैरह बढ़े। फिर इयोसीन में क्या होता है, इयोसीन में एंजियोस्पर्मिक का डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पे मैमल्स की बात करूंगा, इंसानों की, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हुआ बहुत सारा, ठीक है, प्लेसेंटल डाइवर्सिफिकेशन। फिर उसके बाद मैमल्स का हो गया, मॉडर्न बर्ड्स का हो गया, तो इनको आपको समझ के रखना है। ऐसे पैलियोसीन में क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ फ्लावर्स का, अराइवल ऑफ अर्ली फर्स्ट प्राइमेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स में हुआ। तो ये आपको समझना अच्छे से, मतलब क्या क्या हो रहा है। पुराने से हम नए में गए, तो ये एकदम न्यू वाला था, ये पुराना था सिनोजॉइक के अंदर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं मीसोजॉइक में, यानी मिडल टाइम। अभी देखो आज 2020 चल रहा है, ठीक है, तो अभी ये न्यू टाइम था, सिनोजॉइक था। अब मिडिल कौन पड़ेगा, मान लो कि 1000 ईयर्स, मतलब आज से 1000 ईयर्स को पहले चले गए, मीसोजॉइक। समझ रहे हैं कैसे बोल रहा हूं मैं, यस। तो अभी यहाँ पे समझो, इसमें हमने डिवाइड किया बहुत सारे टाइप्स में, जैसे कि देखो क्रेटासियस कहते हैं, ये एक टाइम हो गया, फिर ऐसे जुरासिक टाइम, फिर ऐसा ट्रियासिक टाइम, ठीक है। तो जुरासिक वाली तो आपने मूवी भी देखी होगी, जुरासिक पार्क आपने देखा होगा, जर्मनी वाली, ठीक है, ड्रैगन की, ड्वेन जॉनसन की, ठीक है, रॉक वाली, ठीक है। तो आपको समझना है, जुरासिक पार्क मूवी बहुत अच्छी, देखो जाके। जुरासिक टाइम मतलब उस टाइम पे डायनासोर वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, ये बात आपको समझना है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, एनिमल्स में डायनासोर डोमिनेंट थे, बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, इसीलिए वो मूवी जुरासिक टाइमिंग के लिए बनाई गई है। और जिस मूवी का नाम ही है जुरासिक पार्क, ओके, वैसे समझ के रखना आपको। वैसे ये क्रेटासियस है 65 से 135 मिलियन तक, इसमें कोई भी एरा वगैरह टाइमिंग नहीं है। इसमें डिक्लीन क्या हुआ, जो हॉर्सी टेल्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, इन सब का डिक्लिनेशन हुआ, यानी खात्मा हो गया। और डायनासोर इसमें क्या थे, डायनासोर क्या थे, बर्ड्स के फॉर्म में थे। अभी डायनासोर अच्छे से इवॉल्व नहीं थे, डायनासोर जस्ट बर्ड्स के फॉर्म में थे। फिर क्या हुआ, जुरासिक टाइमिंग में क्या था, डायनासोर एकदम एज ऑफ रेप्टाइल्स का था, जैसे कि छिपकली वगैरह का एज, छिपकली हो भी बड़ी बड़ी छिपकलियां, यानी डायनासोर्स। समझा, अभी रियल में छिपकली ही डायनासोर है। आज के टाइम में देखो छिपकलियां इतनी छोटी कि दीवार में मारो एक चप्पल पट्टे से नीचे गिर जाएगी। लेकिन डायनासोर पहले बहुत डोमिनेंट हुआ करते थे, जिनको टूथ था बर्ड्स को, जिसे हम आर्कियोप्टेरिक्स भी कह सकते हैं, ये भी एक टाइप का डायनासोर ही हुआ, ठीक है। तो ये आपको समझ के रखना है। और फिर आगे जाओगे ट्रायसिक पार्क में, अगर फिलहाल मूवी नहीं है ट्रायसिक, ठीक है, ट्रायसिक एक टाइम का नाम है, ठीक है। तो ट्रायसिक में क्या था कि जो जिम्नोस्पर्म थे ये का एकदम एक्सटिंक्शन हो गया, खत्म हो गई है। और फर्न वगैरह जो था, फर्न नाम का आपने सुना भी होगा, एक प्लांट होता है फर्न, ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन हो गया। और डायनासोर थे, इनका अपीयरेंस आना स्टार्ट हुई थी। मतलब देखो हम ऐसे चल रहे हैं, अभी देखो हमने ये जो देखा था ना, ये नया वाला देखा था, ये पुराना, ऐसे नए से पुराने में हम जा रहे हैं। समझ रहे हो ना कैसे जा रहे हैं हम, न्यू से पुराने में हम जा रहे हैं, याद रखना अच्छे से। यहाँ पे क्या है, अभी देखो ट्रायसिक में क्या रहेगा, डायनासोर का आना स्टार्ट हुआ। फिर जुरासिक में क्या होगा, अगर हम उल्टा पढ़े तो जुरासिक में क्या हुआ, डायनासोर डोमिनेंट हुए। फिर ऐसा क्रेटासियस में क्या हुआ, डायनासोर एक्सटिंक्ट होने लगे। समझा, फिर वैसे यहाँ पे देखो ऐसे पुराना हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब पुराने से नया में अगर मैं बताऊं आपको, देखो पुराना में लेके चलता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले आएगा एजोइक, जो सबसे पुराना है, 3800 मिलियन ईयर्स एगो से 4600 मिलियन ईयर्स एगो। इसमें कोई लाइफ ही नहीं थी। समझ गया, पुराने से लेके चल रहा हूं ना आपको, और न्यू भी लेके चलूंगा। फिर एब्सेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, केमिकल एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ वगैरह यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ। फिर उसके बाद आर्चियोजॉइक, जहां पे कोई फॉसिल्स का रिकॉर्ड था नहीं। मतलब हमको जब फॉसिल्स ही नहीं है तो भाई हमको कैसे पता चलेगा कि लाइफ है भी कि नहीं है। समझा, तो इतने साल पहले लाइफ थी कि नहीं पता ही नहीं है। बट फॉसिल्स भी नहीं है अपने पास, क्योंकि हम फॉसिल्स से ही पहले जो स्टडी करके पता कर सकते हैं, तो फॉसिल्स अपने पास नहीं है। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ ये हुई थी, इतना तो पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। फिर ऐसे देखो यहाँ पे प्रोटेरोजॉइक हो गया। प्रोटेरोजॉइक टाइम में, एरा में, प्रोटेरोजॉइक एरा में क्या हुआ, 600 से 1600
इतने सारे यहाँ पे इस मिलियन में क्या हुआ कि ट्राइकोफाइट है, एंसेस्टर, क्लोरोफाइट्स है, बैक्टीरियल सिंगल सेल, प्रोटिस्टा, ब्लू ग्रीन अलगी सब फॉर्म हो गए प्लांट्स में। बट यहाँ पे एनिमल की बात करूंगा तो प्रिमिटिव फ्लैटवर्म्स, स्पॉन्जीज, मेटाजोअन्स, प्रोकारियोट्स ये सब फॉर्म हुए। फिर और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया पैलियोजोइक, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन इतने ईयर तक चला और इसमें रीनिया लाइक प्लांट्स है, फिर एबुंडेंसी ऑफ ट्राइलोबाइट्स ये सब फॉर्म हुए। फिर ऐसे आप ये सब पढ़ लोगे ना, अभी ऐसे से जाते जाओ। फिर यहाँ पे आओगे तो क्या मिलेगा डायनासोर का इवोल्यूशन अपीयरेंस, देखो राइज ऑफ डायनासोर्स। फिर उसके मेसोजोइक एरा में आ गए हम अभी। फिर डायनासोर में उसमें देखो जुरासिक में क्या हुआ डायनासोर डोमिनेंट थे। फिर क्रिटासियस में क्या हुआ डायनासोर खत्म हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हुआ और अराइवल ऑफ प्राइमेट्स यानी हम सब। डायनासोर के मरने के बाद हम सब आए, ये बात ध्यान रखो। एनिमल लाइफ की बात करो, प्लांट में तो आप रीड कर लोगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो प्राइमेट्स आए, फिर प्राइमेट्स में डेवलपमेंट हुआ तो प्लेसेंटल मैमल्स बनने लग गए हम। फिर यहाँ पे आर्कियक मैमल जो हमारा प्लेसेंटल मैमल्स था वो खत्म हुए और हम ह्यूमन बींग्स का एडॉप्शन होने लग गया। एडाप्टिव रेडिएशन हमने किया, स्प्रेड हुए मैमल्स ज्यादा दुनिया में। हमारे अंदर की जो रुमिनेंट जैसे एनिमल्स है इवोल्यूशन हुआ लाइक हॉर्स, कैमल्स, एलिफेंट। फिर यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन था जो मैमल का बहुत ज्यादा बढ़ा, अपीयरेंस हुआ प्रिमिटिव मैन्स का। और आज के टाइम पे हम डेवलपमेंट मॉडर्न मैन है जो कि आज की डेट में क्वाटरनरी में चल रहे हैं हम अभी, ठीक है। आज से 1000 साल बाद जो लोग हमें पढ़ेंगे वो सीनोजोइक और नया कुछ एरा बनेगा, वहां पे क्वाटरनरी में एक और टाइम आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम नए से पुराने में जाइए। पुराना है सबसे पहले, एजोइक वाला सबसे पुराना है जहां कोई लाइफ ही नहीं थी। इवन हमें पता भी नहीं था कि लाइफ थी, अर्थ था या नहीं था। और अगर हम आर्कियोजोइक में आए तो आर्कियोजोइक में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि फॉसिल्स थे भी या नहीं थे, समझ रहा है। तो ये बात को आपको अच्छे से याद रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे समझ के रखो। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं जियोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से ये ग्राफ, इस ग्राफ को आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, अच्छे समझना। सबसे पहले स्टार्टिंग में कैसे डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले स्टार्टिंग में ना हेडन लोग थे। हेडियन क्या होता है, एक ऐसे ही गॉड वर्ल्ड यानी कि डेड गॉड वर्ल्ड। डेड गॉड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, डेड गॉड वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब कि एक ऐसे लोग जो मरे हुए लोगों का भगवान। एक मिथ है, ये रियलिटी है नहीं। ये ग्रीक टाइम पे, ग्रीक मतलब अपने इंडिया में नहीं, अपने इंडिया में तो जिंदा भगवान की पूजा करते हैं, हम स्वयं भगवान की पूजा करते हैं, समझा। इंडिया में जो चीजें हैं उनके साइंटिफिक प्रूफ भी है। बट ये क्या है, हेडन, एक ऐसा टाइम, हम ऐसा ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे ग्रीक के लोग मिथ ऐसा कुछ चीजें सोचा करते थे। तो ये वो टाइम को शो कर रहा है, हिडन, ठीक है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द मून के बाद यहाँ पे जो चीज यहाँ पे हुई है ये हेडन वाला टाइम है। उसके बाद आर्कियान, जहां पे एनिमल थे भी, प्लांट थे भी या नहीं थे कुछ पता नहीं है, बट इतना तो फिक्स है कि प्लांट थे बिकॉज यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ करता था। बट लाइफ थी या नहीं थी ये अपने को पता नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे प्रीटोरेजोइक में। तो आपको पता ना, मैंने अभी आपको बताया था प्रीटोरेजोइक क्या होता है। यहाँ पे क्या था, स्नोबॉल्स है, अर्थ है, ऑक्सीजन आया अर्थ में, अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, थोड़ी बहुत लाइफ आई, इसमें प्लांट वगैरह इवॉल्व हुए। तो ये एक हो गया प्रीटोरेजोइक। फिर ऐसे पैलियोजोइक में तो हमारा अच्छा खासा प्लांट है, एनिमल से सब आ चुके थे, फॉसिल्स भी हमको मिलने लगे थे। मीसोजोइक में क्या हुआ, डायनासोर वगैरह आए। सीनोजोइक में हम सब हैं, समझा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि हम सब कहां पे, प्रोकार्योट, यूकार्योट, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, लैंड प्लांट्स, मैमल्स, होमिनिन्स। होमिनिन्स कौन है, होमिनिन्स हम सब है यानी ह्यूमंस। मैमल्स भी नॉर्मली, लैंड प्लांट्स, एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ये सभी के सभी फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे सीनोजोइक एरा में। यानी हिडन वाला कौन सा एरिया था, हेडियन वाला यानी कि एक ऐसा जो डेड बॉडीज जहां पे हुआ करती थी। एक मिथ भी हो सकता है, ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है। यानी कि एजोइक की टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। एजोइक पता है ना, एजोइक एरा आपको दिखाया था ना यहाँ पे यार, एजोइक वाला अभी आपको दिखाया था, ठीक है। वैसे यहाँ पे आर्कियान है, फिर यहाँ पे ये एकदम पुराना वाला हो गया, यहाँ पे फिर अभी सीनोजोइक चल रहा है जो कि हमारा न्यू वाला एरिया है। तो आपको यहाँ पे पढ़ ही सकते हो कि देखो ये मतलब डायनासोर का एरिया है मीसोजोइक वाला। फर्स्ट होमिनिन्स यानी कि हम सब का, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स यानी कि पैलियोजोइक में आए, फिर से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, फिर से 2 स्नोबॉल अर्थ, स्नोबॉल्स वगैरह अर्थ में आए। आर्कियन में कोई लाइफ नहीं थी, हेडियन में मिथ था कि था भी कि नहीं था, समझ रहा है। तो ऐसा मिथ था, ये सारा एक साइकिल है कैसे अपना अर्थ इवॉल्व हुआ। नाउ गाइस अभी हम सीनोजोइक के अंदर हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और अपना चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखो तो मैमेलियंस हम हैं, सबके सब हम मैमल्स हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो मैमेलिया में क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स हैं।
जैसे मार्सुपियस जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाउच वाले मैमल्स जैसे कंगारू वगैरह। फिर मोनोट्रेमस है एग लाइंग मैमल, जैसे जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं मैमल्स, जो एग भी देते हो और जो मैमल्स भी हो, यानी कि जो ब्रेस्ट के थ्रू मिल्क भी पिलाते हो, समझा। फिर वैसे इथेरियंस हो गए जैसे प्लेसेंटल मैमल्स, जैसे कि प्लेसेंटल मैमल्स नॉर्मली किसे कहोगे, हम में भी प्लेसेंटा होता है, हमारे फीमेल्स में भी क्या होता है, प्लेसेंटा होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इन्हें ही हम अगर मैं ऑर्डर के फॉर्म में कहूं तो ये क्या है, क्लासेस के अंदर ऑर्डर होता है ना, तो ऑर्डर में मैं प्राइमेट कह सकता हूं। प्राइमेट दो टाइप के, प्रोसिमाए और आर्थ्रोपॉइडिये, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जिसमें से प्रोसिमाए किसके अंदर आता है, लैमूर्स है, ट्रायर्सियर्स है, ये सब याद रखो। लैमूर से नॉर्मली हम लैमूर से इवॉल्व होके हम ह्यूमन बींग्स बने हैं, ये बात समझ के रखना अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अंदर ट्रायर्सियर्स आप एग्जांपल याद कर लो, न्यू वर्ड मॉन्की है, ओल्ड वर्ड, मतलब ये रीड क्यों करूं मैं फोकट में, आप इसे पढ़ सकते हो ना, इतना सिंपल से तो क्या बताना इसमें। फिर उसके बाद देखो ये आप टेबल देख लेना अच्छे से, सारा का सारा पीरियड है, मतलब देखो इसमें भी आपको उल्टा पढ़ना है। उल्टा कैसे, यहाँ से स्पेशल फीचर ऑफ इफ एनी कोई अगर था तो देखो मैन विद एप ब्रेन, फिर यहाँ से कैसे ह्यूमन बींग्स का इवॉल्व हुआ, इनके अंदर की क्रैनियल, सीसी मींस क्या होता है, क्रैनियल कैपेसिटी। क्रैनियल कैपेसिटी क्या होती है, सीसी मींस क्रैनियल कैपेसिटी होती है। क्रैनियल कैपेसिटी मींस जो ब्रेन होता है ना, ऊपर की हड्डी क्रैनियल बोन, उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो वो यहाँ पे बताया है। पोस्चर कैसे गया, इरेक्ट होते गए। स्केलेटल फीचर क्या था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निएंडरथल मैन में, होमो इरेक्टस में, होमो हैबिलिस में, आप इनका सबका नाम पता है ना, ये इंसानों के नाम है, ये पुराने जो इवॉल्व हुए थे। फिर होमो सेपियंस में यहाँ पे सब ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, स्केलेटल फीचर में। फिर यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे होमो सेपियंस का जो लोकेशन है, मॉडर्न मैन अफ्रीका है, ऐसे ऐसे पाए गए। साइट ऑफ फॉसिल्स में, पीरियड्स में देख लो, अपीयरेंस कैसा था, तो मॉडर्न मैन जैसा हम दिखते हैं आज के टाइम पे, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं। निएंडरथल मैन का अपीयरेंस कैसा था स्टार्टिंग के टाइम पे, एडवांस एंड प्री फॉस्टोरिक था। एप मैन थे, मंकी जैसे दिखते थे। हैंडी मैन लाइक किसी चीज को पकड़ सकते थे, समझ रहे ना। तो ऐसा यहाँ से यहाँ पे पूरा टाइप बताया हुआ, टंग वगैरह थी कि नहीं थी, ये सब बता के रखा है। जावा एंड पैकिंग्स जगह का नाम है जहाँ साइट है, मतलब इनके फॉसिल्स कहाँ मिले। अब नहीं है यहाँ, आपसे अगर किसी ने पूछा कि होमो सेपियंस अभी कहीं है क्या, साइट ऑफ फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं होमो सेपियंस के, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। लेक ऑफ विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका में, हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं ड्रायोपिथिकस का जो फॉसिल्स है। तो ये सब आपको याद रखना है। और ये है अपना मॉडर्न मैन, पहले लैमूर था, यहाँ पे लैमूर नाम का बंदर छोटा सा, ठीक है। फिर उससे अपना ये बना, फिर ऐसे देखो ये क्या है, अभी ये ड्रायोपिथिकस है, फिर ऐसे ये रामापिथिकस है, ये ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है, ऐसे थोड़ा बहुत आपको नाम याद रखना है। ये है अपना मॉडर्न मैन, ये है क्रो-मैग्नन मैन, ये है निएंडरथल मैन, समझ रहे ना। इस तरीके से अपना ये मॉडर्न मैन बना, जिसे हम होमो सेपियन भी कहते हैं। और हमारे ब्रेन की क्रैनियल कैपेसिटी मोस्टली 300 सीसी होती है, 300 सीसी से 1450 सीसी तक होती है, ठीक है। तो आपको ये टेबल देखो गाइस, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक याद करना है, या ऊपर से भी पढ़ सकते हो। तो देखो ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, इसके लिए आप एक काम करो, 10th का साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर जाके उसमें से देख लो कौन ड्रायोपिथिकस है, कौन रामापिथिकस है, वहां पे लाइन से नाम बता के रखा है, ठीक है। उनके अपीयरेंस कैसे हैं, साइट कहाँ पे पाए गए उनके फॉसिल्स, पीरियड कौन से टाइम तक थे, फिर उनका स्केलेटल फीचर कैसा है, पोस्चर कैसे थे, खड़े थे या बैठे थे, कैसे थे, क्रैनियल कैपेसिटी कैसी थी, ठीक है। अगर मैं ड्रायोपिथिकस की बात करूं तो एकदम मंद बुद्धि था, इसको कुछ था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्रैनियल कैपेसिटी नील है, समझा कि नहीं, इरेक्ट तो थे, ठीक है। लेकिन रामापिथिकस को भी देख लो, ये एकदम इनको कुछ दिमाग था नहीं। फिर ऐसे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को थोड़ा दिमाग आया, फिर होमो हेबिलिस को दिमाग आया, होमो इरेक्टस को दिमाग, और आज के डेट में मॉडर्न मैन तो दुनिया को उखाड़ के फेंक देंगे, समझा कि नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था गाइस अपना कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। ये आज अपना जो अपना ह्यूमन एवोल्यूशन था, बहुत ही आसान तरीके से हमने बेसिक नोट्स के साथ क्या कर दिया है, कंप्लीट किया चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से। 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को बस बार बार देख लो और आपको ऑटोमेटिकली सब चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो नोट्स चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।